डियर स्टूडेंट्स, हम लोग नीट 2021 का पेपर का सॉल्यूशन देख रहे थे। प्रीवियस दो वीडियो में हमने 80 क्वेश्चन तक डिस्कस किया था। आज हम लोग 81 से आगे देखेंगे। 81 नंबर क्वेश्चन एटॉमिक स्ट्रक्चर से है। अ पर्टिकुलर स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन फ्रीक्वेंसी इतना न्यू गिवन है हमको। न्यू इज इक्वल टू 1368 किलो हर्ज में गिवन है। किलो हर्ज द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिटेड बाय द ट्रांसमीटर लेमडा। लेमडा हमको फाइंड आउट करना है। आपको पता है न्यू इज इक्वल टू सी बाय लेमडा। सो व्हाट इज लेमडा? लेमडा इज इक्वल टू सी बाय न्यू। करेक्ट। सी क्या है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। न्यू क्या है? ये किलो हर्ज में है, हर्ज में कन्वर्ट कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1.368 इंटू 10⁻⁻। देखिए 3 तो ऐसे ही मल्टीप्लाई करते हैं, 1.123 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई में। 3 पॉइंट इधर कर लिए हम लोग तो ये 6 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 1.368। अब यहाँ पे थोड़ा सा टफ कैलकुलेशन दे दिया है क्योंकि यहाँ पे जो ऑप्शंस है 219 के आसपास तो आप कैलकुलेट करेंगे, लेकिन 219 में ये क्रॉस कर लेंगे, आप ये क्रॉस कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे 0.2 और 0.3 का प्रॉब्लम है यहाँ पे। सो अप टू आपको इतना तक सॉल्व करना पड़ेगा करेक्टली। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देंगे इस कैलकुलेशन के लिए, ये 219.3 आता है सॉल्व करके, तो फर्स्ट विल बी द आंसर। सो आप इसको टफ क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं, कैलकुलेटिव क्वेश्चन में कंसिडर कर सकते हैं। क्वेश्चन इजी था बट कैलकुलेशन ऑप्शन बहुत क्लोज कर दिया था। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 78% कार्बन। देखिए ये इंपीरिकल फॉर्मूला 78% बाई वेट दिया हुआ है। कार्बन और हाइड्रोजन होगा इसमें। कार्बन का वेट दिया है 12, हाइड्रोजन का 1। तो हम लोग इसमें इंपेरिकल फार्मूला जो निकालते थे वो कार्बन लेते थे और एलिमेंट जो है वो हाइड्रोजन है। हमको परसेंटेज पता है, परसेंटेज अगर एक का 78% है तो दूसरा का 22% है। मोलर मास इसका 12 है, इसका 1 है। तो इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे मोलिकुलर फार्मूला इसके बिहाफ पे हम लोग यहाँ पे मोल्स निकाल लेते थे। और मोल्स निकालने के बाद मोल्स अगर यहाँ पे निकाल लेंगे तो ये 78/22, सॉरी 78/12, और ये हो जाएगा 22/1। तो मोल निकालने के बाद यहाँ पे मोल रेशियो निकल जाएगा, और मोल रेशियो निकलने के बाद आपका इंपीरिकल फार्मूला निकल जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा कैलकुलेटिव था। ये अगर आप देखेंगे तो 722, सो समथिंग अगर आप एक ये लेंगे और एच लेंगे तो 3 के आसपास ये कैलकुलेशन आएगा। ये CS3 के आसपास आंसर आता है इसका। कैलकुलेशन अगर करेंगे तो CS3 एग्जैक्टली 3 नहीं आता है, बट 4 भी नहीं आता है, 2 भी नहीं आता है, ये CS3 इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन करेंगे एग्जैक्टली 3 नहीं आता है ये। द कंपाउंड विच शोज मेटामेरिज्म इज 83 नंबर क्वेश्चन। मेटामेरिज्म कौन सा कंपाउंड देता है? ये देखिए C5H12 पेंटेन है। मेटामेरिज्म बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप शो करता है, ये नहीं देगा। C3H6O और C3H8O और ये C4H10O है। अब यहाँ पे देखिए तो ये CnH2n, ये है CnH2n और O है, ये CnH2nO है ये। तो इसका मतलब है कि ये कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड ले रहा होगा, मतलब ये एल्डिहाइड जैसा चीज होगा। तो ये भी मेटामॉरिज्म नहीं देगा। अब यहाँ पे देखिए ये भी अल्कोहल और ये भी अल्कोहल या ईथर है। अल्कोहल का मेटामर्स होता है, अल्कोहल नहीं ईथर बोल सकते हैं, ईथर का मेटामर्स हो सकता है। अभी इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे CH3 CH2O CH3। देखिए यहाँ पे 3 कार्बन, हाइड्रोजन 3 3 6, 6 + 2 7 8, ठीक है ये। अब यहाँ पे अगर आप चेंज भी कर लेंगे, ये मिथाइल ये इथाइल, अब आप एक कार्बन को इधर भी ले आएंगे फिर भी इथाइल मिथाइल होगा। तो इसीलिए यहाँ पे अल्काइल ग्रुप डिफरेंट नहीं होगा, कैसे भी आप अरेंज कर लीजिए, इथाइल मिथाइल इथर ही होगा। सो फोर्थ गिव्स मेटामर्स। ये मेटामरिज्म नहीं देगा। मेटामरिज्म शो करने के लिए 3 से ज्यादा कार्बन का होना जरूरी है बाइवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड। सो सर ये देगा। डाइथाइल ईथर बोल सकते हैं इसको, और मिथाइल प्रोपाइल ईथर लिख सकते हैं। सो फोर्थ वन इज द आंसर, मेटामरिज्म देगा। तो सेकेंड और फोर्थ अच्छा ऑप्शन था। आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट विल रिएक्ट विथ हिंजबर्ग रिएजेंट। हिंजबर्ग रिएजेंट क्या था? हिंजबर्ग रिएजेंट होता था, हिंजबर्ग रिएजेंट के साथ प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमाइन को डिस्टिंग्विश करने का, डिफ्रेंशिएट करने का तरीका था रिएक्शन विथ हिंजबर्ग रिएजेंट। आप या तो फिनाइल सल्फोनाइल क्लोराइड लेते थे, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड लेते थे, S डबल बॉन्ड O Cl, या फिर पैरा पोजीशन पे मिथाइल के साथ लेते थे। यहाँ पे पैरा पे मिथाइल होता था, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये रिएजेंट यूज होता है किसमें?
हिंजबर्ग रिएजेंट के फॉर्म में, ठीक है। सो ये प्राइमरी एमाइन का, सेकेंडरी एमाइन का, टर्शियरी एमाइन का ये रिएक्शन था। हिंजबर्ग रिएजेंट टू गिव अ सॉलिड व्हिच डिसॉल्व इन अल्कली। तो प्राइमरी एमाइन अल्कली में डिसॉल्व करता है, सेकेंडरी एमाइन अल्कली में डिसॉल्व नहीं करता था, और टर्शियरी एमाइन इसके साथ रिएक्ट ही नहीं करता था। तो सर NO2 नो ऑप्शन, ये हो नहीं सकता है। ये रहा सेकेंडरी एमाइन, ये रहा प्राइमरी एमाइन, ये रहा टर्शियरी एमाइन। सो प्राइमरी एमाइन विल बी द आंसर। डन हिंजबर्ग टेस्ट। नेक्स्ट आइए, द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे आंसर हमने मेंशन किया है, ये करेक्ट आंसर थर्ड है, ठीक है। चलिए आंसर थर्ड, द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल 14 टाइप ऑफ रिवाइस लैटिस। देखिए ये सॉलिड स्टेट में एक टेबल प्रोवाइडेड है अपने पास, अगर उस टेबल को आप याद किए थे तो आप कर सकते थे, अदरवाइज ये क्वेश्चंस नहीं कर सकते थे आप। सो इस केस में बॉडी सेंटर्ड मतलब जितने 7 क्रिस्टल लैटिस होते हैं उसका टोटल 14 ब्रिवाइस लैटिस होते हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ ब्रिवाइस लैटिस शो करता था वो 3 स्ट्रक्चर था, क्यूबिकल, टेट्रागोनल और क्यूबिकल बोल सकते हैं, क्यूबिकल के बाद आपका टेट्रागोनल बोल सकते हैं, और ऑर्थोरम्बिक बोल सकते हैं। क्यूबिकल, टेट्रागोनल और ऑर्थोरम्बिक, ये 3 ऐसे थे जिसमें नंबर ऑफ ब्रिवाइस लैटिस ज़्यादा होता था, और ये 3 में BCC भी होता था। सो BCC 3 ऐसे ब्रिवाइस लैटिस स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें BCC प्रेजेंट होता है। द करेक्ट ऑप्शन फॉर बॉडी सेंटर यूनिट सेल इन ऑल 14 टाइप ऑफ ब्रिवाइस लैटिस। 7 का 14 ब्रिवाइस लैटिस होता था, उस 14 ब्रिवाइस लैटिस में 3 ऐसे यूनिट सेल थे जिसमें बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल पाया जाता था, जो था अपना क्यूबिक, टेट्रागोनल और ऑर्थोरॉम्बिक। तो ये टेबल अगर याद होगा तो बनेगा क्वेश्चन, नहीं तो नहीं बनता। तो इसको आप टफ के कैटेगरी में रख सकते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, अब अगर इसमें हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने लगे सेंट्रल एटम के पास, और उसके बाद हम एग्जैक्टली हम निकालने लगे इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद फॉर्मूला से अगर हम यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये बहुत ही टफ क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में से जाइए FeCN का होल 6 4 माइनस, ये जो ऑप्शन है ना ये हम लोग बहुत बार डील किए हैं। FeCN का होल 6 4 माइनस में Fe+2 स्टेट में है, और साइनाइड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, ये होता है SFL। तो SFL के केस में ये जो ये जो 2+ Fe2+ जो होगा वो Fe2+ कैसा स्ट्रक्चर होगा? Fe2+ होगा सर 3d6, 4s2 होता है, तो 2+ हो गया तो 3d6 हो गया। अब 3d6 में अगर आप पेयरिंग करेंगे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचेगा, और इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाता है वो 0 बोर मैग्नेटॉन हो जाता है। अब ये आप चेक कर लीजिए, और ऑप्शन सिर्फ इसी से सॉर्ट आउट हो जाता है। सी में देखिए सेकेंड नंबर, सी में सेकेंड कहीं नहीं है, बस ये फोर्थ ऑप्शन है, फोर्थ विल बी द आंसर। तो अगर आप सारे का क्वेश्चन कैलकुलेट करते चलेंगे तो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा उतना टाइम ड्यूरेशन में इसको कैलकुलेट करना। 87 नंबर क्वेश्चन, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन मिक्सचर ऑफ 4 ग्राम ऑक्सीजन एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन। 4 ग्राम ऑक्सीजन है, 2 ग्राम हाइड्रोजन है। सो मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो 4/32, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 1/8। अगर आप मोल्स ऑफ H2 लेंगे तो ये हो जाएगा 2/2, 1 मोल। करेक्ट। सो टोटल मोल एन टोटल अगर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 + 1/8, 8 + 1 9/8 मोल। कोई दिक्कत नहीं, 9/8 मोल। अगर यहाँ से P = P = nRT से nRT/B कर सकते हैं, ठीक है क्या? सो n है हमारे पास 9/8, R को आप 1/12 सॉल्व करने के लिए रख लीजिए। T अपने पास कितना दिया हुआ है? 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम है अपने पास, चूज द करेक्ट ऑप्शन मिक्सचर ऑफ इतना इतना इतना, और फिर टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर, वॉल्यूम है 1 लीटर। ठीक, इसको सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करिएगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 25.58 समथिंग के आसपास आता है। 25 में एक ही ऑप्शन है अपने पास, 25.18, थर्ड विल बी द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 88, CH3 CH2 CONA NaOH प्लस समथिंग, और ये 1 लेस कार्बन है यहाँ पे अल्केन में, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। सो हम लोग सोडा लाइम मेथड पढ़े थे, एक सोडा लाइम प्रोसेस, सोडा लाइम मेथड। सोडा लाइम मेथड में क्या होता था? NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड के साथ हीट करते थे, 1 लेस कार्बन का अल्केन बनता था, CO2 बाहर निकलता था जो बेसिक मीडियम में Na2CO3 बनाता था। राइट, सो इसका आंसर हो जाएगा 3, NaOH के साथ CO। फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, आइसोथर्मल का मतलब हो गया ΔT = 0, तो ΔT = 0 इसका मतलब ΔU = 0। क्या ΔU = 0 कहाँ कहाँ है? फर्स्ट और थर्ड में है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, फर्स्ट थर्ड में आइए। द करेक्ट ऑप्शन इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन अगर है तो ΔS > 0 होता है, नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 = 0 नहीं होता है। सो थर्ड विल बी द आंसर।
In which of the following arrangement the given sequence is not strictly according to the properties indicated against it. So मतलब ये जो property है मतलब जो incorrect है, मीन्स अगर इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ HF HCl HBr ठीक है ये तो ये ठीक है। यहाँ पे देखेंगे H2O H2S H2Se H2Te इंक्रीजिंग pKa वैल्यू, मतलब ये pKa वैल्यू मतलब Ka वैल्यू डिक्रीजिंग, तो Ka वैल्यू डिक्रीजिंग कहने का मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीजिंग, तो गलत बात है ये गलत बात है। एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज नहीं करता है, इंक्रीज कर रहा है। अगर ये गलत होगा तो ये अगर सही होगा तो फिर ये गलत हो जाएगा, तो इसीलिए ये ऑप्शन हमारा 2 ऑप्शन सेकेंड ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है और वही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 91। The molar conductivity of 0.07 molar acetic acid is 20 Siemens centimeter square per mole. What is the dissociation constant of acetic acid? हम लोग अल्फा का वैल्यू पढ़े थे लेमडा molar conductivity at infinite dilution by molar conductivity, sorry molar conductivity at particular concentration by molar conductivity at infinite dilution. तो बस मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डायल्यूशन यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, और मोलर कंडक्टिविटी एट दिस कंसंट्रेशन आपको ये दिया हुआ है, तो मतलब अल्फा यहाँ से निकल जाएगा सर। यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डायल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड क्या लिखेंगे, CH3COH इज इक्वल टू 350 + 50 इज इक्वल टू 400, ये हो जाएगा। सो अल्फा हो जाएगा 20/400। क्लियर? तो 20/400 ये कितना आ जाएगा दोस्त, 20 1/20, ठीक है। ये 1/20 आ जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा 0.05 के आसपास आ जाएगा, 0.05 आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिटिक एसिड, सॉरी Ka का वैल्यू निकालना है हमें। सो व्हाट इज Ka? अब आपको पता है कि अगर कोई वीक एसिड होता है Ha, तो उसके लिए हम लोग Ka कैसे लिखते हैं, H+A-। इसके लिए हम लोग लिखते हैं, ये होता है सर अपना इनिशियली कंसंट्रेशन C लेते हैं, C इंटू 1 - अल्फा होता है, ये C अल्फा ये C अल्फा होता है, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 - अल्फा होता है, 1 - अल्फा होता है, C से C कैंसल, सो सॉरी C स्क्वायर 1 - C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बाई C इंटू 1 - अल्फा। सो व्हाट इज Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर बाई 1 - अल्फा, 1 - अल्फा, ये 1 - अल्फा को निगलेक्ट करते हैं तो Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर हो जाता है। सो सी पता है हमें, अल्फा पता है हमें, तो के कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी कितना पता है, 0.007 इंटू अल्फा कितना पता है, 0.005 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5 5 जा 25, 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, ये हो गया 25 इंटू 7, और ये हो जाएगा 1 2 3 10⁻³ -3 -3 3 2 6 -6 7 8 9 -9, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 10⁻⁻9, 175 इंटू 10⁻⁻9। सो 1.75 अगर कर दें, 1.75 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 1 2 3 1 2 3, क्या ये ठीक लिखे हैं हम लोग, ओहो एक पॉइंट यहाँ ज़्यादा कर दिए, सॉरी 0.05 है ना, तो 2 और 4 हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा, ये 7 होगा, सॉरी 7 होगा ये, तो ये हो जाएगा 5 -5, तो 1.75 -5, थर्ड इज द आंसर करेक्ट। चलिए 92, द स्लोप ऑफ अर्हेनियस प्लॉट ln k वर्सेस 1/t। अर्हेनियस इक्वेशन क्या था दोस्त, k इज इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर माइनस EA/RT, EA/RT, ये अर्हेनियस इक्वेशन था। लॉगरिथमिक फॉर्म अगर देखिएगा तो ln k इज इक्वल टू ln a माइनस EA/RT होता था। 1/t और ln k का ग्राफ पूछ रहा है, ये ln k हुआ, ये 1/t हुआ, तो नेगेटिव स्लोप होगा। ये जो ग्राफ होगा 1/t और ln k का, वो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, और जो इसका स्लोप होगा वो क्या होगा, -EA/R, -EA/R, है ना। सो क्या पूछ रहा है, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन दिस स्लोप दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ EA फॉर द रिएक्शन, so this much is equal to -5 into 10⁻³ माइनस प्लस हो गया, so EA is equal to R into 5 into 10⁻³ सो R का वैल्यू रख दीजिए 8.314, क्योंकि किलो जूल पर मोल में है तो जूल पर मोल में हमें रखना है। सो यहाँ पे EA का वैल्यू हो जाएगा सर 8.314 into 5 into 10⁻³, सो 8 × 5 = 40,
41 के आसपास। फर्स्ट इज द आंसर। 92 डन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए 93। द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, ये बार बार आपको बताया जाता है NaBH4 और C2H5OH, ये रिड्यूसिंग एजेंट है और ये माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट है। सिर्फ LiLH4 ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एस्टर, एसिड के सारे डेरिवेटिव्स, एसाइल हैलाइड एनहाइड्राइड सबको रिड्यूस करता है अल्कोहल में, बट ये एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है, एस्टर को रिड्यूस नहीं करता है। जो सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, एस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्त? एस्टर अनटच्ड कहाँ है और अल्कोहल है, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 94 में आइए। मैचिंग का क्वेश्चन है। HBZ रिएक्शन, हेल्वोलर जेलेंस्की रिएक्शन, अल्फा हेलो एस्टर समथिंग होता था, अल्फा हेलो एस्टर के साथ रिएक्शन होता था। सो देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड है यहाँ पे और X2 रेड फॉस्फोरस, सो डी में HBZ हो जाना चाहिए। और उसके बाद जो पहला रिएक्शन था गेटरमैन कॉच रिएक्शन जो है वो ये है, इसमें गेटरमैन कॉच रिएक्शन, हेलो फॉर्म रिएक्शन और एस्टरिफिकेशन। तो अल्कोहल के साथ और एसिड के साथ एस्टरिफिकेशन और ये हो गया हेलो फॉर्म रिएक्शन। चेक करिए, फर्स्ट का ए का सेकेंड, फोर्थ इज द आंसर। देखिए बी का थर्ड, सी का फोर, बी का थर्ड, सी का फोर एंड डी का वन ही होगा। करेक्ट। चलिए 65, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। देखिए यहाँ पे SbCl5 ये PCl5 के जैसा होगा और SbCl5 ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है। सो सॉरी, which of the following molecule is नॉन पोलर इन नेचर। सो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल एग्जैक्टली जो होगा यहाँ पे Sp, ये होगा Cl, ये यहाँ पे Cl होगा। आपको पता होगा कि ये एक दूसरे को कैंसिल करता है, इस तरह से डायपोल मोमेंट, ऊपर Cl नीचे Cl। सो नेट डायपोल मोमेंट इसका जो होगा वो 0 होगा और ये मॉलिक्यूल्स म्यू इज इक्वल टू 0 पोलर, नॉन पोलर होगा सर। फ्रॉम द फॉलोइंग पेयर आयन विच वन इज नॉट एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक पेयर। कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है? तो देखिए यहाँ पे Fe2+ और Mn2+, दो डिफरेंट एटम्स सेम ऑक्सीडेशन स्टेट में आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन बहुत ही इजी था, सबको चेक करने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट, द करेक्ट ऑप्शन फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 45 डिग्री सेल्सियस एंड बेंजीन टू ऑक्टेन इज मोलर रेशियो 3:2। देखिए यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन 45 पे 45 डिग्री वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन प्योर का दिया हुआ है मुझे ये, और ये रेशियो दिया हुआ है। तो क्या हम लोग इसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन जो हम लिखें वो 3:2 है, तो 3/2 + 3 5 लिख लें और ये हो जाएगा 6 5 जा 30। सो 0.6 मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन अगर हम लिखें तो ऑक्टेन इज इक्वल टू 2/5 का मतलब या 1 - 0.4 कर 0.6 कर ले तो 0.4 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब यहाँ पे P0 भी हमको गिवन है 280, P0 बेंजीन और P0 ऑक्टेन हमको गिवन है 420। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है? P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर इज इक्वल टू XB इंटू P0B प्लस X ऑक्टेन इंटू P0 ऑक्टेन। बस इसको वैल्यू रखना है और कैलकुलेट कर देना है। सो P इज इक्वल टू 0.6 इंटू 280 प्लस 0.4 इंटू 420। कैलकुलेट कीजिएगा, इट कम्स टू बी ऑलमोस्ट 336। थर्ड इज द आंसर। नेक्स्ट 98, ये इनऑर्गेनिक का, प्योरली इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन था गैस। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डी में आपका स्मोग आ जाएगा और इसके लिए देखेंगे तो ये ओजोन डिप्लेशन देता है, 2 में काफ़ी है, आप मैच कर सकते हैं इसको। बी का थर्ड देख लीजिए कहाँ है, बी का थर्ड 2 जगह है हमें दिख रहा है, और डी का सेकेंड स्मोग, डी का सेकेंड यहाँ पे है, सो थर्ड विल बी द आंसर। ठीक है, सारे ऑप्शंस जानने की जरूरत नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन में, सारे का एनालिसिस नहीं करते हैं हम लोग। यहाँ पे रिएजेंट देखेंगे, देखिए रिड्यूसिंग एजेंट है, ये बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड है यहाँ पे, और 3 ऑल ऑर्थो पैरा पोजिशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है। रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए, N2 बाहर निकलेगा, HCl बाहर निकलेगा, एक ही रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पे दिख रहा है और वो है इथेनॉल। सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ये रिड्यूस होकर के देगा। सो सेकंड विल बी द आंसर। और 100 एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्रोमाइल क्लोराइड के साथ टॉलिन का रिएक्शन, डायरेक्ट NCERT का क्वेश्चन है, इंटरमीडिएट बनता है CHOCrO HCl2 का होल ट्वाइस। सो मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, नीट का 100 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए हैं। मॉडरेट लेवल क्वेश्चन था, बहुत टफ नहीं था, बट हाँ
विद इन टाइम फ्रेम सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। सॉल्यूशन का कुछ क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, केमिकल बॉन्डिंग का इजी क्वेश्चन था। सारे फॉर्मूला को आपको याद रखना जरूरी होता है, बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला पे बेस्ड सारे क्वेश्चन थे और एनसीईआरटी से 100% क्वेश्चन था, कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट नहीं किया था गैज। सो समझ सकते हैं हम लोग इस बार की कट ऑफ थोड़ा सा है हो सकता है इस पेपर के लिए। ओके चलिए, सो नेक्स्ट ईयर आई होप एनसीईआरटी से ही इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। इसी तरह से प्रिपरेशन कीजिए एनसीईआरटी को, कम से कम केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी मोर देन सफिशियंट होता है। सारे बेसिक्स फॉर्मूला हर चैप्टर का आपको प्रॉपरली कमांड होना चाहिए और वेल प्रैक्टिस्ड होना चाहिए। ओके, सो प्रिपरेशंस कंटिन्यूड रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।